नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के सम्मुख संदीप कुमार जी से मुलाकात कराते हैं। आप सभी के नमस्कार भाई। नमस्कार। मैं संदीप कुमार प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर निगो सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे बचपन में पोलियो हुआ था, उसकी दवाइयाँ चलीं, उससे मैं चलने तो लगा, लेकिन मेरे बचपन से ही आईसाइट भीग रही। उसके बाद लगभग कक्षा 4 में पढ़ता था, तभी मेरी आँख में बाल लग गई थी। उससे रेटिना में फ़र्क आ गया था। फिर 18 साल की उम्र में मैंने ऑपरेशन करवाए। फिर उसके बाद रोशनी आ गई थी, फिर बाद में कुछ कमी आ गई। जब मैं बीएड कर रहा था, तब दोनों आँखों से रोशनी चली गई थी। इसके बाद मैंने कौन सन में आपकी बीएड हुई थी सर? 2012 में मैंने एडमिशन ही ले पाया था। वो बीएड मैंने 2015 में पूर्ण कर पाई। 4-5 महीने बाद हाँ, ऑपरेशन वगैरह हुए 2015 में, फिर पूर्ण कर पाई थी राइटर की सहायता के साथ। उसके बाद जो बीएड में वो प्रैक्टिकल लेने आए थे, वो प्रैक्टिकल नहीं ले रहे थे। फिर मैंने कानूनी कार्रवाई की, तब उनको हमारा प्रैक्टिकल लेना पड़ा था। उनका कहना था कि आप बोर्ड में लिख नहीं सकते, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ, आप वहाँ से यूनिवर्सिटी से लिखवा कर लें कि वाइवा के हिसाब से नंबर दिए जाएँ। फिर मैंने कार्रवाई की दिव्यांग कमिश्नर लखनऊ को, फिर उन्होंने कार्रवाई करके हमारा प्रैक्टिकल पूरा करवाया। फिर मैंने एमए फाइनल किया सन 2016 में, और उसके बाद 2018 में मैंने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की राइटर की सहायता से। उसके बाद मैंने 2019 में सुपर टेट की परीक्षा दी, और उसके बाद दिसंबर 2020 को मेरा सहायक पद के पद पर नियुक्ति हो गई। 7 दिसंबर 2020 को नियुक्ति हो गई। अभी कहाँ आप नियुक्ति है आपकी? हमारी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर निगो शिवराम कन्नौज, जिसे नगला नीटा कहते हैं, वहाँ पर। आपकी जब से आंखों की रोशनी गई हुई है, तब से आपके सम्मुख आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जब मैं परीक्षा देने जाता था, तो उन लोगों को जानकारी नहीं होती थी, और फिर काफ़ी हम लोगों को हलफनामा वगैरह लिखवा के ले जाना पड़ता था। पूरी फाइल ले जाकर। अच्छा, आपकी विकलांगता क्या है? दृष्टिहीन हूँ मैं। 100%? 100%। तो आप विद्यालय आना जाना कैसे करते हैं? ई रिक्शे से जाता हूँ, वहीं से आता हूँ, उसी से आता हूँ। अच्छा। कुछ दिन मोटरसाइकिल। आपकी एज क्या है सर? 32 ईयर्स। और लंबाई? 6 फुट 3 इंच। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम साहिद राम साहब। इन भाई को कब से क्या दिक्कत हुई है? ये बचपन में इनके क्रिकेट यहीं जो हमारा घर है उधर मैदान था, तो क्रिकेट गेंद इनकी लग गई। तो 2-3 दिन में दवाई कराई, ठीक हो गए। तो हमने फिर इनको उसी दिन से आई साइट इनकी वीक होने लगी। तो हमने जब बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तो टोको जो है फरीदाबाद उनको दिखाया, मिशन अस्पताल दिखाया, तो उन्होंने कहा अभी आप चश्मा से काम चलाइए। और 18 साल की उम्र में ऑपरेशन हुआ। जब 18 साल की उम्र हो गई, तब हम ऑपरेशन के लिए ले गए, तो वहाँ उन्होंने एम्स के लिए लिख दिया। तो इनको दाईं आँख का जिसमें गेंद लगी थी उसका भी ऑपरेशन हुआ, तो वो असफल रहा। बाईं आँख का ऑपरेशन हुआ, दूर का भी दिखाई पड़ता था, नज़दीक का भी दिखाई पड़ता था। ये बड़े प्रसन्न रहते थे। फिर ऐसे चलते चलते जब एमए प्रीवियस कर रहे थे डीएन कॉलेज फरुखाबाद से, तो उसी समय इनका बीएड नंबर आ गया। तो बीएड ये आराम से करने लगे। फिर ये 4-5 महीने बीएड के बाद फिर कुछ आँखों में भी धुंध मालूम पड़ी। तो उन्होंने फिर एम्स में ले गए। एम्स में आँख का ऑपरेशन हुआ, फिर पर्दे का ऑपरेशन हुआ, तमाम मशीनों का, इसके मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। पर्दे का ऑपरेशन हुआ। पर्दे का ऑपरेशन जब सफल हुआ, तो कई प्राइवेट डॉक्टरों ने दिखाया, तो उन्होंने ये कहा अंततोगत्या कि अगर हम पुतली दूसरी ट्रांसप्लांट भी करते हैं, लेकिन पर्दा चूँकि क्षतिग्रस्त, जब तक पर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं होता, जिसे रेटिना कहते हैं, तब तक ये ऐसे ही रहेगी। अभी पर्दे की खोज चल रही है। अगर पर्दे की खोज हो गई, तो अमेरिका या विदेश में कहीं भी होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे। और भगवान के पास
और अब घर में इनकी भाइयों के बीच में कैसा व्यवहार रहता है? व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हमारा जो बड़ा लड़का है वो और पत्नी उनकी बहू जो है हमारी बड़ी बहू पुत्र वधू, तो वो कराटे का गोल्ड मेडलिस्ट है और साथ ही साथ वो श्री आदर्श इंटर कॉलेज ठठिया में वो टीचर हो गई। अच्छा तो हमारे संबंध मधुर, लेकिन उसे वहाँ रहना पड़ता कन्नौज में। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है वो? गवर्नमेंट पर पहली सैलरी 60,000 थी, अब उसमें 80,000। तो इस तरीके से आगे लाखों में इनकी भी होगी उनकी भी होगी। अच्छा, संदीप भाई क्या भाई हैं? 3 भाई, एक बहन। बहन की शादी हो गई बहुत अच्छे घर में। उन बड़े भाई छोटी बहन उसकी शादी हो गई, उससे छोटे ये और उससे छोटा हमारा लड़का जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा। तो हम ये सोचते कहीं मान लो तो वो कहीं कलकत्ता चला गया, बम्बई चला गया, तो जब तक हम लोग हैं तब तक हम सोचते हम अपनी जो हमारा गृहस्थ आश्रम का धर्म पूरा हो जाए, बस फिर कोई बात नहीं। अच्छा, भैया जी की शादी नहीं हुई अभी तक? हाँ, शादी अभी नहीं हुई। तमाम जगह अभी 2 लोगों के ऑफर आए कि अब बात होती रही, बल्कि 3 लोगों से, तो तीनों लोगों को विनम्रता पूर्वक हमने मना कर दिया, क्योंकि हमें उसमें धोखा मालूम पड़ा। एक जगह धोखा नहीं भी था, लेकिन वो हमें लड़की पसंद नहीं आई। एक जगह लड़की पसंद आई, सब कुछ पसंद आया, उनकी 2 बसें भी चल रही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपका लड़का बीच में ब्लाइंड हुआ, हमारी लड़की जन्मान है, और जब वो पीएचडी थी और नेट क्वालिफाई थी, पीएचडी अप्रैल उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसने कहा कि भाई तुम ये बीच में हुए तो ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, और हमारी बिटिया जन्मान रहे तो हमारी बिटिया ज़्यादा काम कर लेगी। अगर कोई लड़की दृष्टिबाधित है तो मैं ये चाहता हूँ या तो वो लड़की सरकारी टीचर हो या फिर सरकारी सर्विस में हो, जिससे कि एक वेतन से एक कार, एक ड्राइवर और एक आया की व्यवस्था हो जाएगी, और एक वेतन से अपनी गुजर करेंगे। बिल्कुल। और अगर अगर वैसे सामान्य स्वस्थ है, आंखों वाली लड़की है, तो उसके लिए चाहे वो कम पढ़ी हो, चाहे ज़्यादा पढ़ी हो, चाहे लगी हो गैर लगी, कोई बात नहीं। अच्छा, अंतर्जातीय विवाह भी तो कर सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे कोई महिला जैसे पुनर्विवाह करना चाहे? हाँ, वो भी हमारे यहाँ तो हमारे वेदों में तो परंपरा ये है कि ये अन्यायपूर्ण अभी तक वातावरण चलता रहा कि लड़का जो है 20 बार शादी होगी और लड़की को एक बार के बाद दोबारा शादी नहीं। ऐसा नहीं, वेदों में लिखा है कि लड़की भी पुनर्विवाह कर सकती है, उसकी बाकायदा विवाह संस्कार होगा। और उसी तरह विधवा भी है, वो भी मान्य है कम उम्र की, क्योंकि हम तो उसके अनुयायी हैं। स्वामी सच्चिदानंद तो राजा टाइप थे, जब विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा था तो उन्होंने अपने जवान लड़की की शादी की। तो हमारा भी लड़का कुंवारा है, लेकिन विधवा विवाह से नारी सशक्तिकरण होगा, नारी को आत्मसम्मान मिलेगा। तो आप भी सर आर्य समाज से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, आर्य समाज माने होता है रिटर्न टू वेदास, वेदों को लौटो। आर्य समाज एक संगठन का नाम है। वो ये कहता है, उसमें एक नियम है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। तो हम जो भी संबंधी, अगर हमारी विचारधारा से भिन्न है, अगर कोई जीवन साथी इनका आता है, वो सत्य बोलता है और तर्क की कसौटी सही, तो हम उसके रास्ते पर चलने लगेंगे। और अगर हमारा सत्य रास्ता, तो हमारे रास्ते पर वो स्वतः चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बात, कोई रास्ता है ही न, केवल शॉर्टकट है। जैसे उदाहरण कि जैसे हमारे यहाँ का क्या, गंगा नहा लो और बस सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों में ऐसा कुछ नहीं। अब वेदों में लिखा अवश्य मुख भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो ये इन्होंने बीच वालों ने जब 900 साल देश गुलाम रहा, तब इस कालखंड में मिलावट जो आई, जो तथाकथित जो 18 पुराण है, इनमें मिलावट आई। तो हमारे यहाँ तो पहले परंपरा थी कि गंगा जी के किनारे वेद पाठ होता था, उसमें तर्क की कसौटी पर जो भी मतलब विकृतियाँ हैं उनका निवारण होता था, और वहीं पर नहाते थे, बढ़िया पवित्र जल था। अब तो उसमें प्रदूषण फैला हुआ है, तो उसमें नहाने से अगर 2 महीने नहाया जाए, हरिद्वार और गंगोत्री की बात अलग है, लेकिन यहाँ अगर नहाया जाए तो आदमी बीमार हो सकता है, त्वचा रोग हो सकता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप जो दिव्यांग के साथ समस्याएं चल रही है, उनके घर परिवार से या गांव उत्पीड़न होता रहता है, या शासन द्वारा, या मतलब जो भी आम समाज में दिव्यांगों के साथ शोषण हो रहा है प्रेजेंट टाइम भी, तो उसमें दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए। और हम इनकी बता दें कि हम बहुत परेशान थे, तो कुलपति खिलाफ कमिश्नर दिव्यांग जन लखनऊ जब लिखा
तो उन्होंने पत्र एक मेरे पास भी भेजा, एक कुलपति पास। अगर 10 दिन के अंदर परीक्षा की कार्रवाई नहीं करते हो तो धारा 43(3) के अंतर्गत मैं कार्रवाई करूंगा। तो मेरा लड़का वकील बड़ा वाला, तो उससे मैंने पूछा ये धारा 43(3) क्या होता है? कहीं जैसे हरिजन एक्ट होता तैसे दिव्यांग एक्ट। अगर इन्होंने 10 दिन के अंदर परीक्षा नहीं की तो ये या तो लाखों रुपए जुर्माना भरेंगे या जेल जाएंगे, और वाकई में 10 दिन के अंदर परीक्षा उनको करवानी पड़ी। अच्छा आचार्य जी, तो दिव्यांग आयोग गठित होना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक हो, और उसकी सब चीज़ें, उसका सर्वे हो और उसका क्रियान्वित भी करें। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है तो उसके लोकेश प्रजापति ने 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या काम किया था कि रिपोर्ट दी थी कि इनके साथ अन्याय हुआ, आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय हुआ। लेकिन ये यूपी सरकार जो थी उसने हालांकि एक लिस्ट भी 6800 की निकाली थी, लेकिन बाद में ये कोर्ट में पहुंच गया। इसकी नीयत थोड़ी गड़बड़ थी, इसलिए इसका काम नहीं हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और अगर ये सक्रिय होता, इसके दिव्यांग आयोग गठित हो, लेकिन उसके ऐसे पावर हो कि राज्य सरकार ने उसको माने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अरे संदीप सर, एक बात बताइए लास्ट में आपसे, जैसे दिव्यांग आयोग गठित हो जाता है तो जिला में कमेटी कैसी होनी चाहिए, जिससे जो फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं सीमो ऑफिस में, तो उन पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? उन पर रोक लगनी चाहिए। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे अभी कुछ साल पहले लखनऊ में मीटिंग हुई थी, उसमें दृष्टिहीन लोग आए थे, राम नाईक जी जो राज्यपाल थे वो भी आए थे। उनके सामने समस्याएं रखी गई थी कि रोडवेज वाले हमको छड़ी देखते हैं, रोकते नहीं हैं, तो ये समस्याएं आती हैं। और बहुत से लोग फर्जी सर्टिफिकेट दिव्यांगता बनवा लेते, नौकरी पा लेते, हम लोग हक मारा जाता है। तो ये सब समस्याएं खत्म होनी चाहिए और इसकी कड़ी सजा होनी चाहिए। और आयोग गठित होने से कुछ नहीं होगा, उसमें सख्त व्यक्त होते हैं। ये नहीं रिश्ता खोद पहुँच गए फिर वही बात हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो जो भी हो सही सलामत होना चाहिए। कहने का तत्व है, अगर विकलांग आयोग गठित हो जाता है, हर प्रदेश में, हर जिलों में दिव्यांग आयोग का एक मेंबर बैठा होना चाहिए। जब हमारे दिव्यांग सर्टिफिकेट बनेंगे, हाँ, जब हमारे कैंप लगते हैं उनमें दिव्यांग आयोग से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति बैठा होगा तो वहाँ पे फर्जी काम नहीं हो पाएगा। चलो भाई, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है सर। जी, नमस्ते। धन्यवाद।